तो आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल रहेगी ऑस्ट्रेलिया की और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हूँ तो धक्के से उसको घुसने की कोशिश ना करें ऑस्ट्रेलिया में। क्या एक हाई रैंक की और एक अच्छी फी वाली यूनिवर्सिटी को चूज करके क्या बच्चे के लिए पॉसिबल है फिर वहां जाके उसको मैनेज कर पाना? देखिए नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम्म अब ट्रेड कोर्स करने जाऊंगा या मैं कॉलेज में जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत इतनी फीस भरने की। लेकिन ओवरऑल क्या सिनेरियो रहेगा स्टूडेंट्स का अगर वो यूके को चूज करते हैं एज अ डेस्टिनेशन, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? अच्छा, ये टैग खैर अब आपने भी लगा दिया है मेरे पे। वो यूके जो है ना, वो खाला की बेटी है जिसको आप सारी जिंदगी ना करते हैं, लेकिन शादी फिर उसके साथ ही होती है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले बात ही पीआर की करते हैं कि पीआर मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी। दुबई, मलेशिया एंड टर्की, ये तीन डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन हैं जिनको आप तब चूज करते हो जब बच्चों का गैप बहुत ज्यादा हो, बच्चे थोड़ा अपना बजट थोड़ा कॉन्शियस हैं और वो चाह रहे हैं हम कोई ऐसी डेस्टिनेशन चूज करें जो हमें एक वे फॉरवर्ड भी दे, हम आगे भी कहीं मूव कर सकें और हमारा बजट भी बहुत ज्यादा ना लगे और हमारी जो गैप का इशू है या कोई भी हमारा इंग्लिश टेस्ट का इशू, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कम है। तो इन डेस्टिनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? लॉन्गर रन में बच्चों के लिए ये डेस्टिनेशन कैसी रहेंगी और क्या उनको चूज करना चाहिए? प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है? उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। वो फी की है, मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड है, अफोर्डेबल है, और फिर आगे स्टेपिंग स्टोन है, आप आगे जा सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। फोकस ऑन योर स्टडीज यार। जब बन जाओगे कुछ फिर उसके बाद बात कर लेना। अभी तो आप इतने 30 मार्क का हो नहीं। कुछ स्कॉलरशिप्स बंद करेंगे इस बार। पर अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कनाडा को चूज करना चाहता है तो उसको क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए एसडीएस खत्म होने के बाद? तो 28 अप्रैल के बाद देर आर चांसेस के कनाडा यू टर्न ले ले। आई डोंट परसीव न्यूजीलैंड इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I'm working as an international recruitment manager at the Edify group of companies. And आज again काफी दिनों के बाद I've got a chance to be the part of the podcast. और मेरे साथ मौजूद हैं CEO and founder of Edify group of companies today. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अर्से के बाद I've got a chance to be in the podcast. और आज again मौका मिला है डिस्कशन करने का हम लोगों को। जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का, that is going to be about लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी कि साल 2024 कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी कंट्रीज, कौन सी डेस्टिनेशन जो है वो बेहतर रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, और लॉन्गर रन के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी डेस्टिनेशन रहेंगी। तो हम लोग आज स्टार्ट लेते हैं सिंस वी हैव एंटर्ड इन 2025 इन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आप अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भी होके आए और आपको पता होगा कि स्टूडेंट जो है वो अब अचानक से दोबारा से, हमेशा से स्टूडेंट्स का रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो रहा ही है और अभी भी है, लेकिन सिंस आप वापस आए हैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से, तो आपसे ही पूछूंगी मैं कि क्या सूरत हाल है और आपको क्या लगता है क्या पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और अभी क्या डिस्कशन चल रही है, और स्टूडेंट्स के लिए 2025 कैसा रहेगा? अभी जुलाई इनटेक है, उसके बाद आगे फिर सिंस 2026 आ जाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल रहेगी ऑस्ट्रेलिया की और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट? अच्छा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर अभी मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले वाइंड अप हुआ है, और मेरे ख्याल 1 साल में मेरा थर्ड ट्रिप था ये वाला ऑस्ट्रेलिया का। तो बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिला है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद मैं पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हूँ और या मैं डिस्करेज करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा या बिल्कुल, शायद मैं ऑस्ट्रेलिया के बजे लेके उनको कहता हूँ कि आप यूके अप्लाई कर दें। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड। बट अब बट इतने मैं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि डोंट वांट इफ्स एंड बट्स। बात तो आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया ना, देखें अभी मैं था वहां पर तो बड़ी मिक्स सी वाइब्स हैं। आप एक बंदे को मिलते हैं तो लगता है कि हालात ठीक है, एक बंदे को मिलते हैं लगता है हालात खराब है। सही है। अब जिसका वीजा आ गया उसके लिए तो हालात ठीक है, जिसका वीजा नहीं आया उसके लिए तो हालात खराब है। और जिसका वीजा आ गया वो कहता है यार लग जाता वीजा तो हाँ हटा हाँ ही सही हाँ बंदा ही हाँ, नहीं सही वो हो। जिसका जिसका वीजा लग गया है ना, वो समझता है कि जी बस मैं ये तो कुछ मसला ही नहीं है, मसला मैं ही तो कुछ कोई लाया नहीं ही नहीं, इसका वीजा है। लग गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो बच्चे को अप्लाई करना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स, वो 3 माह से फंड्स होल्ड पड़े में या 6 माह पुराना अकाउंट है, जो जो भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की। अब इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव रिज्यूम देयर एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें मार्डोक है, कर्टन है, वॉलंगोंग है, डीकन है, ग्रिफिथ है, और सर्टन अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस ओपन कर दी हैं। मोनाश ने कर दी है, यूनिज़ब्ल्यू ने कर दी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़, CSU, अब नाम लूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ कॉलेजेस भी हैं बट विद सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सही है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। अगर आप नहीं करते
तो धक्के से उसको घुसने की कोशिश ना करें ऑस्ट्रेलिया में कि देखी जाएगी, या अगर आपको मिस गाइड किया जा रहा है कि स्टेटमेंट भी आपकी मैनेज कर देंगे या इस तरह की चीजें हैं, तुक्का किसी का लग गया होगा, मे बी, मैं नहीं कहता किसी ने लगा होगा, तो ये तो लेकिन होगी सर ये तो हमारी ये सरफेस लेवल की बात है ना कि आप अप्लाई करें। ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो एजेंट बोल देते हैं कि आप एक अच्छे हाई रैंक यूनिवर्सिटी को में अप्लाई करें, लेकिन वहाँ की फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में क्या एक हाई रैंक की और एक अच्छी फ़ी वाली यूनिवर्सिटी को चूज़ करके क्या बच्चे के लिए पॉसिबल है फिर वहाँ जाके उसको मैनेज कर पाना? देखिए नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से बच्चे सिर्फ वीज़ा जितने लेने के जितने भी लिए। जो है ना वो जीएड में गए हैं, चाहे वो यूएनएसडब्ल्यू है, चाहे मनाश में, सबने मान जाके कोर्स चेंज करवा ली, सबने मान जाके अपनी जो है ना वो डिग्री यूनिवर्सिटी चेंज करवा ली। इट्स नॉट मैनेजेबल। और प्लस मैनेजेबल के बावजूद भी वहां जाके आपको इस तरह का माहौल मिलता है कि आप कंटिन्यू करते ही नहीं। आप कहते हैं कि दफा अगर मैं जाऊंगा ट्रेड कोर्स करने जाऊंगा या मैं कॉलेज में जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत इतनी फीस भरने की, वहां जाके आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। अच्छा, वो एक सेपरेट इशू है। बहरहाल, अगर तो अभी 3 मई को इलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के, अगर तो लेबर पार्टी वापस आती है, जिसके चांसेस के बहुत ज्यादा हैं, जो मेरा अपना एनालिसिस है और जो स्टैट्स कह रहे हैं, जो फैक्शन फिगर्स बता रहे हैं हमें कि लेबर के आने के चांसेस ज्यादा, अगर लेबर आती है आई बिलीव के हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। और कुछ हालात बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि अभी एक तो एप्लीकेशंस का टर्न अराउंड बहुत कम हो गया। जहाँ पहले 500 एप्लीकेशन जा रही थी, अब जा ही 100 रही हैं। तो जाहिर सी बात है वीज़ा डिक्लाइन आएगा ना उसमें एप्लीकेशन के अंदर। और प्लस ये है कि कुछ क्वालिटी एप्लीकेशन जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वीज़ा इशू कदर बेहतर है, 50% के पास है, बट मजीद जो है ना ये बेहतरी की तरफ जा सकती है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया चूज करने की बात, उसमें तो दूसरा मेरे ख्याल राय ही नहीं है कि उसको ना चूज किया जाए। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हर हवाले से, पीआर के हवाले से, स्टूडेंट वीजा के हवाले से, किसी भी इनकम के हवाले से ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं यूके की, जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है अकॉर्डिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, और बहुत सारे लोग भी यही बोलते हैं जी के एजेंट्स को जो है वो बच्चों को यूके भेजने का बहुत शौक है। आपके बारे में भी यही कहा जाता होगा। तो यूके के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? आप यूके से भी अभी वापस आए, आपका एक टूर यूके का भी रहा है। तो यूके में अभी पॉलिसी चेंजेस काफ़ी हुए हैं, सुनने में आ रहे हैं कि होंगे। देयर आर चांसेस, आपने लास्ट ईयर भी हमारा एक पॉडकास्ट हो जिसमें आपने कहा था कि देयर आर चांसेस के सर्टेन जगहों पे पीएसडब्ल्यू जो है वो का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया जाएगा, फ़ी वगैरह भी बढ़ेगी कुछ जगहों के ऊपर। एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी बढ़ाई भी है यूके ने भी, लेकिन इम्पैक्ट उसका कोई स्टूडेंट की उसकी रेशो के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल क्या सिनेरियो रहेगा स्टूडेंट्स का अगर वो यूके को चूज करते हैं एज अ डेस्टिनेशन? आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? अच्छा, ये टैग खैर अब आपने भी लगा दिया है मेरे पे। नहीं, मैंने तो पूछा है आपसे, नहीं नहीं, तो ऐसा सवाल ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बात ये है कि बीइंग एन कंसल्टेंट, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग एन एजेंट, हमारी सबसे पहली जो दौड़ होती है वो ये होती है कि सक्सेस कहाँ पर मिल रही है। क्योंकि हमने बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना, वो हमारे ऊपर पड़ना है। टाइम वेस्ट के बाद या वीज़ा लगा नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी एम्बेसी ने किया नहीं किया, हमारे ऊपर वो नहीं आता, हमारे ऊपर से रिफ्यूजल ही आना। दूसरा, मैं हमेशा से ये, मैंने पहले भी शायद कोट किया कि नहीं किया, वो यूके जो है ना वो खाला की बेटी जिसको आप सारी जिंदगी ना करते हैं, लेकिन शादी फिर उसके साथ ही होती है। सही है, क्योंकि ऑप्शन यूके बचता है आपके पास। ऑस्ट्रेलिया से आपने रिफ्यूज करवा लिया, या आपने यूएसए से रिफ्यूज करवा लिया, या कनाडा से रिफ्यूज करवा लिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कह लें कि सबसे प्रायोरिटी होती है बच्चों की। इसको प्रपोज कर, उसको प्रपोज कर, उसको प्रपोज कर, 3 प्रपोजल जब आपको रिजेक्शन होगी, फिर आप खाला की बेटी के पास जाते हैं कि तुमसे अच्छा तो है ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। तो यूके जो है ना वो खाला की बेटी, जिसको आपने ना कर तो दिया, लेकिन आपने एंड मान जाना है। अच्छा, यूके के हालात बहुत सारे लोग कहते हैं ख़राब हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है। मैं अभी होके भी आया हूँ। फॉर मी इट इज़ 80-20। देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे पहले बात ही पीआर की करते हैं कि पीआर मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी, इससे ज़्यादा बात ही कोई नहीं करता। अब यूएसए के लोग पढ़ने यूके में आ रहे हैं, कनाडा के लोग पढ़ने यूके में आ रहे हैं, स्टैट्स बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से लोग पढ़ने यूके में आ रहे हैं, वो पीआर लेने के लिए नहीं आ रहे, तो वो एक्सपोजर लेने के लिए आ रहे हैं, वो डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यूके हैज टू ऑफर टू अ स्टूडेंट, अगर आप वो ग्रैब करने वाले बने। अब इतनी ऑप्शंस आ गई यूके के अंदर। अब आपकी, मैं पाकिस्तान की डिग्री कॉस्टली है, यूके की डिग्री सस्ती हो गई है। डिग्री मिल रही है, पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। चलिए ग्रांटेड नहीं है, लेकिन एक आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ना लेने की, क्या मिल सकती है जॉब, प्लस आपको इनकम मिल रही है। तो वो एक जो पैकेज दे रहा है ना यूके, और प्लस उसके टॉप ऑफ दैट वीजे की श्योरिटी है, ये वाला पैकेज अभी किसी और कंट्री के पास नहीं है। ऐसे है, जिस दिन किसी और कंट्री के पास ये पैकेज आ जाएगा,
यूके डिक्लाइन चल जाएगा। ठीक अगर ऑस्ट्रेलिया वापस रिज्यूम करता है द सेम पैकेज, तो वीजे की छोटी होगी, पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अब वो कह रहे हैं हम 5,000 करने लगे हैं अपनी एप्लीकेशन फीस, अगर ऑस्ट्रेलिया हाँ डटन साहब आ गए। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो फिर लोग डरेंगे अप्लाई करते वक्त। और फिर उसकी बात ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो गया, कनाडा से रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर आज जाके ऑप्शन क्या बचनी है आपके पास? यूके बचनी है। तो यूके इस साल भी जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल डिक्लाइन जाएगा। और अभी जो मोबिलिटी रिपोर्ट है ब्रिटिश इसकी ब्रिटिश काउंसिल की जो रिपोर्ट है, स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट, उसके मुताबिक लास्ट ईयर 35,000 स्टूडेंट्स गए थे यूके में। इस साल 50,000 के करीब बच्चा जाएगा यूके पढ़ने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। ये उनके स्टैट्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो इट मीन्स कि दे हैव देयर प्लान्स। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फर्दर, हमने यूके की बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, दुबई, मलेशिया एंड टर्की। ये 3 डेस्टिनेशंस वो डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप तब चूज करते हो जब बच्चों का गैप बहुत ज्यादा हो, बच्चे थोड़ा अपना बजट थोड़ा कॉन्शियस हैं और वो चाह रहे हैं हम कोई ऐसी डेस्टिनेशन चूज करें जो हमें एक वे फॉरवर्ड भी दे, हम आगे भी कहीं मूव कर सकें और हमारा बजट भी बहुत ज्यादा ना लगे, और हमारी जो गैप का इशू है या कोई भी हमारा इंग्लिश टेस्ट का इशू, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कम है। तो इन डेस्टिनेशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? लॉन्गर रन में बच्चों के लिए ये डेस्टिनेशंस कैसी रहेंगी और क्या उनको चूज करना चाहिए? प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, जहाँ तक आपका ये कंसर्न है ना मरवा कि ये डेस्टिनेशंस वो लोग चूज करें जिनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, मेरा इस बात के खिलाफ है। क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, इवन क्या फैसलाबाद के अंदर भी, मुल्तान के अंदर भी, कि उनकी डेस्टिनेशन दुबई, मलेशिया, टर्की बन गई है बाय चॉइस। ठीक है। रीजन क्या है? दुबई इज नाउ होस्टिंग मोर देन लाइक 10 और 15 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपकी कर्टन भी है, इसमें आपकी मर्डोक भी है, वॉलंगोंग भी है, हाइड वार्ड भी है, डीएमयू भी है, मिडलसेक्स भी है, सही है, साउथहैम्पटन भी है। तो बहुत सारे बच्चे जब फीस कंपेयर करते हैं, हमारे कराची में ऐसा बहुत सारा क्राउड है जो सिर्फ फीस देखता है। अब लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग की मेन कैंपस की फीस अगर लेट्स सपोज 100 रुपया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दुबई कैंपस की जो फीस है वो 30 रुपये होगी। तो आपको तकरीबन मोर देन 70% की कॉस्ट सेविंग हो रही है। डिग्री आपको वॉलंगोंग की ही मिलनी है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द दुबई। इसी तरह मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कैंपस आ चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। उसमें फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सर फहरिस्त है, उसमें वहाँ मोनाश भी है, उसमें वहाँ पर स्विनबर्न भी है, वहाँ पर यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है हर केस में कि वो सिर्फ मजबूरी के तहत ही जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन भी यूज़ कर रहे हैं कि यार यहाँ पढ़ेंगे फिर आगे चले जाएंगे। और दुबई तो खैर बहुत ज़्यादा इन डिमांड, जब से बात वही है ना कि उन्होंने वीज़े रोके हैं, तो डिमांड यहाँ पे साज कदर आ गई पाकिस्तानियों को कि दुबई एक अच्छी डेस्टिनेशन होती थी, वीज़े बंद हो गए हैं। यही हाल हमारा यूके की मरतबा होता है, यही हाल हमारा। जो कंट्री वीज़े दे रहा होता है ना उसकी कदर कम हो जाती है। जैसे ही वो वीज़े रोकता है उसकी कदर याद आती है कि अच्छा बंद हो गया, अब दुबई का तो ये भी ऑप्शन नहीं रहा हमारा। अब दुबई के जो है ना किस तरह वीडियो लग रही है कि दुबई ने 5 साल का वीज़ा खोल दिया है। हर बंदा उसको शेयर कर रहा है कि दुबई ने वीज़ा वापस ओपन कर दिया। इतनी वो डेस्टिनेशन थी नहीं जितनी बन गई, क्योंकि अब कदर आ गई ना लोगों को। तो टर्की जो है, टर्की तो मैं समझता हूँ कि इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट ऑफ यूरोप इन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। रीजन क्या है? अच्छा, उनके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज नहीं है इतनी, उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज है ना, उनको प्रमोट कर रहे हैं, सब्सिडाइज्ड जो है ना वे में कर रहे हैं। $5,000 में बताएं मुझे कहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको? इवन क्या आप पाकिस्तान में भी अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो जो पेरेंट्स का बजट है वो तकरीबन कोई 5 to 8 बिलियन तो है हर बच्चे के लिए। आपने लम्स जाना है, आपने LSE जाना है, कोई भी टियर 1 यूनिवर्सिटी चूज करनी है पाकिस्तान में आपने, तो उतनी ही फीस दे के या उसके कम फीस दे के आप टर्की में जा रहे हो विद एक्सपोजर, इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड का टैग लग गया आपको, प्लस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और फिर डाइवर्सिटी और फिर स्किल सेट और ये सारा कुछ जो आपको पैकेज यूरोप टर्की ऑफर कर रहा है ना, इसलिए उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस साल अगेन दुबई, मलेशिया, टर्की पिछले साल की निस्बत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाएंगे। ठीक है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर इट। सिर्फ वो ये नहीं है कि ऑप्शन नहीं है कोई, उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। वो फी की है, मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड है, अफोर्डेबल है, और फिर आगे स्टेपिंग स्टोन है, आप आगे जा सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है। ट्रम्प क्योंकि आ गए हैं वापस,
तो आपको ट्रम्प। क्या लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद जो है वो क्या इम्पैक्ट रहेगा स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली, बिकॉज हमारा टॉपिक ही वो है। कोई चांसेस हैं कि वो हमारी इशा जो है हमारा 34-40 से बढ़ के कोई आगे जा सके? मुझे लगता है वो डिक्लाइन करके वापस ही आना है। तो ऑरेंज लिस्ट में ऐड किया गया था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और पाकिस्तान को बेसिकली। और क्या सिचुएशन रहेगी? कोई कोई बेहतरी कोई हो सकती है? क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए स्टूडेंट्स को? बिकॉज यूएस का तो ये सिनेरियो है कि हर बंदा चाहता है कि हमारे पासपोर्ट पे जो है वो एक स्टैम्प यूएस का होना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रम्प के आने के बाद is it going to be a positive thing or a negative thing, or what impact it's going to have on students who are planning to travel to US? देखिए यूएसए ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया पिछले कोई 2-3 माह के अंदर। देखा जाए ट्रम्प आने से लग रहा था कि हालात, अब ट्रम्प इज वेरी सिंसियर टू द यूएसए, इस बात में कोई शक नहीं है, सही है। लेकिन फिल वक्त ना उसकी समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहा है। इस एक तरफ उसने चाइना, उसको भी समझ में शायद ना आ रही हो, बड़ी मीम्स कर रही है उसके ऊपर। चाइना के साथ उसने वॉर ओपन कर ली है अपने टैरिफ के ऊपर। ट्रम्प और टैरिफ में जो है ना वो टीआर कॉमन है। तो वहां से भी उसने अपनी वॉर शुरू कर ली चाइना के साथ। यूरोपियंस को भी छेड़ लिया, आइसलैंड को भी छेड़ लिया, कनाडा को भी छेड़ लिया। अच्छा, और ऊपर से उसने इसराइल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे सेंटिमेंट्स गजा के साथ अटैच हैं, पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के। और कुछ बच्चे वहां से डिपोर्ट हो गए जो गजा की आवाज उठा रहे थे। तो दिन ब दिन वो कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। सही हो गया। अब अभी पिछले दिनों KFC पे अटैक हो गया, ये भी उसी की है ना सारा, ये गजा और इसराइल का। हाँ, अब बच्चों को समझ नहीं आ रही कि हमें सपोर्ट किसे करना है। वीजा सबको चाहिए यूएसए का, सही हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सपोर्ट गजा को करें, सपोर्ट इसराइल को करें, कि अमेरिका को सपोर्ट करें। और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर खास तौर पे उन्होंने रेड फ्लैग लगा दिया है कि अभी ऑरेंज लिस्ट की आपने बात की है तो वो सारा का सारा सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं डाटा कि सोशल मीडिया पे आप किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, देखिए अगर आपने किसी कंट्री में जाना है, उसका वीज़ा आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं एक दरख्वास्त लेके, तो उसके खिलाफ तो नहीं बात कर सकते ना। पॉलिटिकल नैरेटिव तो सर सबका डिफरेंट होता है, वो होता है, वो रखता भी है, लेकिन डज इट इम्पैक्ट कि आप अपनी सर्टेन पॉलिसीज को कैसे लेके चलते हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो आई बिलीव कि इतना खास इम्पैक्ट नहीं आएगा बच्चों के ऊपर इस सारी एक्सरसाइज का, क्योंकि उनके 3 मेन कंसर्न है कि आप उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आप खामोशी इख्तियार करें। क्या जरूरत है आपको पॉलिटिकल एजेंडास में पढ़ने की बच्चों को? खास तौर पर फोकस ऑन योर स्टडीज यार। जब बन जाओगे कुछ फिर उसके बाद बात कर लेना। अभी तो आप इतने 30 मार खा हो नहीं कि आप जो है ना पॉलिसीज के ऊपर बात करना शुरू कर दो। उनके पास पूरा थिंक टैंक्स है। सेकंड ये है कि आप उनकी लॉ एंड ऑर्डर को तो नहीं हार्म करोगे जाके, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहा है अमेरिका का, कि आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ तो नहीं जा रहे। चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटी है, चाहे वो गैंग वॉर्स हैं, कुछ भी है, अगर आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, उस कामों में जा रहे हैं, तो फिर आप एक रेड फ्लैग है, आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब मिलना है ना पहले मिलना था। ठीक है। अब तो खैर ट्रम्प जो है ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पंजाबी में बड़बोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सारा कुछ पहले भी यही हो रहा था, लेकिन वो जरा खुल के सामने आ गया। सही है। और जो तीसरा मेन कंसर्न है यूएसए का, वो ये है कि यूएसए ने ना बहुत ज्यादा खुले हाथों से एक्सपेंडिंग की है पिछले कोई 15-20 साल में। इतनी यूएस एड, इतने उन्होंने खर्चे किए हैं, खुद डेट में चले गए, चाइना ऊपर चला गया। अब उनको एहसास हो रहा है कि यार हम तो बहुत ज्यादा ही जो है ना वो शाह खर्च बने हुए थे और हमारे अपने जो है ना वो नुकसान होना शुरू हो गया। कुछ स्कॉलरशिप्स बंद करेंगे इस बार ना यूएसए, और फाइनेंशियल एड कुछ कम होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जस्ट टू कंट्रोल देयर ओन एक्सपेंसेस। सही, ताकि कम से कम जो है ना हम स्पेंड कर सकें और अपनी सेविंग कर सकें। ये 3 मेन कंसर्न है, इसके अलावा कंसर्न कोई नहीं है। ठीक है। अगर आप नहीं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया साफ है और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो वीजा आपको मिलेगा। ये बल्कि ट्रम्प आने के बाद कितने वीजास ग्रांट हुए हैं, हमारे अपने कितने वीजास ग्रांट हुए हैं। सही, ट्रू। तो मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई इतना इफेक्ट आएगा। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में एसडीएस स्ट्रीम जो है वो खत्म कर दी गई है। स्टूडेंट्स को ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं रही, फुल फी की रिक्वायरमेंट नहीं रही। पहले जो है वो कनाडा में होता था कि बच्चे कहते कि मैम फुल फी बड़ा मसला है, ब्लॉक अकाउंट बड़ा मसला है, तो अब वो तो रिस्ट्रिक्शन रही ही नहीं है। अभी स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर है कि वो फुल फी करवाना चाहता है, यानी 50% फी दे के और अपना स्टेटमेंट मेंटेन करके वो जा सकता है। बट इस सिनेरियो के बाद, इस पॉलिसी के आने के बाद, आपके ख्याल में क्या वीजा आउटकम के अंदर क्या जो है वो कितना टाइम लगेगा उनको एक वीजा आउटकम देने के अंदर? और दूसरी चीज ये कि डिक्लाइन कितना होगा रेशो और बढ़ेगा कितना? क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज के ऊपर? अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कनाडा को चूज करना चाहता है तो उसको क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए एसडीएस खत्म होने के बाद? अच्छा, कनाडा का जो है ना वो देखें,
कनाडा में इलेक्शंस आ रहे हैं, सही है, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, यूएसए में हो चुके हैं। इलेक्शंस का बहुत मेजर रोल होता है आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर, आपकी जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो डिफाइंड होती हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, कुछ होती हैं जो चेंज होती हैं बार बार। अब मैं बार बार कहता हूँ उनके पास और मसले नहीं हैं, उनके पास यही 2-4 मसले हैं। इमिग्रेंट्स, और ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स कंट्री है उसको मसला यही होना है कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उसी के ऊपर खेलना है उन्होंने। तो ये लिबरल्स ने जिसको जस्टिन ट्रूडो हेड कर रहे थे प्रीवियसली, अभी वो मार्क शायद आ गया कोई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को लिया इंडिया से, पाकिस्तान से। तो अब उनको कंजर्वेटिव्स ने आके थोड़ा सा ज़रा पुश बैक किया कि यार ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने भी क्या किया कि इलेक्शंस के करीब आगे हालात ख़राब कर दिए। देखिए जी, हम जो है ना वो हालात ठीक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बंद कर दिए हमने, हम हाउसिंग को ठीक, यही काम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो 28 अप्रैल के बाद देर आर चांसेस के कनाडा यू टर्न ले ले, अगर लिबरल्स दोबारा पावर में आ गए तो, क्योंकि पता चल जाना कि दोबारा 5 साल मिल जाने हैं, तो उन्होंने यू टर्न लेके दोबारा फिर हालात को थोड़ा सा बेहतर स्मूथ कर देंगे। क्योंकि इमिग्रेंट्स कंट्री को जहाँ पर स्किल्स की जो है ना वो कमी हो, उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो कनाडा है, उनको चाहिए। तो एसडीएस बंद होने से इम्पैक्ट तो आया है कनाडा के ऊपर, नो डाउट इम्पैक्ट आया है, लेकिन अभी भी ना अनसर्टेनिटी है। नॉन एसडीएस के अंदर भी वीजाज लग भी रहे हैं, रिफ्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, यही वजह है कि यूके जो है ना वो इस साल भी ज्यादा नंबर करेगा। आप फिर कहती हैं कि मैं यूके को फेवर करता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स की बात कंपैरिजन में भी आप मैं को सपोर्ट करती हैं। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखें, जो जिन बच्चों को कनाडा में रिफ्यूजल मिलना है, जिनको यूएसए में रिफ्यूजल मिलना है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल मिलना है, ये वो 3 कंट्री हैं जो कि बिल्कुल अनसर्टेन है इन टर्म्स ऑफ वीजा। कोई वो पॉलिसी नहीं है कह लें कि कंफर्म कि भाई ये आप फुलफिल कर लें तो वीज़ा मिल जाएगा, जबकि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होना यही चाहिए कि अगर आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना वो यूके के नंबर ज़्यादा जाएंगे इस बार फिर, क्योंकि कनाडा के यूएसए के जो है ना वीज़ा रिफ्यूजल्स आने हैं। जहाँ तक बच्चों की सिलेक्शन की बात है, तो फिर बात वही, अगर यू हैव अ स्ट्रांग प्रोफाइल, देखिए सेल्फ असेसमेंट जब मैं कहता हूँ किया करें अपनी, उसका मकसद यही होता है कि अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करते हैं, धक्के से नहीं, जैसे मार्केट में होता है कि अभी कर लाएंगे अभी कर लाएंगे, गैप ईयर्स भी हैं और सिंपल बीए है, तो फिर नहीं। अगर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, गो फॉर कनाडा। कनाडा इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स एज ऑलवेज, बट विद सो मेनी रेड फ्लैग्स फॉर नाउ। सही हो गया, हाँ, अल्लाह करे ये 28 अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएं और कुछ वीज़ा आना शुरू हो जाएं और फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। फिल वक्त आई बिलीव के कनाडा थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लमेटिक। चलिए, कनाडा और यूएस तो वीजा नहीं दे रहा, हम यूरोप की बात कर लेते हैं। नहीं दे रहा, बच्चों ने अच्छा, कहना आप कम दे रहा है। हाँ। यूरोप की तरफ आ जाते हैं। आपने हाँ। कहा कि यूके ज्यादा जाएंगे बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि यूके के बाद अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है वो यूरोप को करता है। मेरे पास बहुत, हमारे बल्कि सबके पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी यूरोप की आती है। फिनलैंड हो गया, मतलब डेस्टिनेशंस भी बहुत ज्यादा है, जर्मनी हो गया, आयरलैंड, हाँ जी। अच्छा, अब स्वीडन का भी जो है वो एम्बेसी के ओपन हो गया है, एम्बेसी ओपन हो जाएगी उसकी सून। तो अब अच्छा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि यूरोप कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स का इशू रहा है पहले, आपको पता है। फ्रांस का अपॉइंटमेंट का ऐसा इशू नहीं रहा, लेकिन अच्छी डेस्टिनेशन रही है वो भी, लेकिन वो भी वीजा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं रहे, बहुत बुरे भी नहीं रहे। सिंस आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, आई कैन से दैट। तो आप, यस, फ्रांस जा रही है, जिसने परफ्यूम मंगवाना है उसको मैसेज कर दे। तो को जा रही है, तो जिसने परफ्यूम मंगवाना है पैरा से वो मरवा ले आएगी। आप गिव अवेज दे रही है मरवा सबको परफ्यूम्स। जर्मनी भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स का इशू रहा है जर्मनी का। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? स्वीडन बहुत अच्छी डेस्टिनेशन रहा है पहले, वो बीच में आके भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो एक रवैया रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ करते रहे लोग, स्वीडन में भी वही रवैया रहा है। तो स्वीडन भी एक अरसे के बाद वो रिफ्यूजल्स देना स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आपके ख्याल में यूरोप कैसा रहेगा बच्चों के लिए अगर वो प्लान कर रहे हैं उसका डेस्टिनेशन? देखिए मरवा, जहाँ तक यूरोप की बात है ना, वो पंजाबी से कहते हैं ना कि एनजी है। यूरोप इस तरह ही अनप्रेडिक्टेबल रहना थ्रू आउट, चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे स्वीडन है। और कुछ कंट्रीज तो मैं कंट्री काउंट नहीं करता ना एज ऑफ नाउ। कल को हालात ठीक हो जाए तो मैं भी प्रमोट करूंगा। स्पेन को मैं काउंट नहीं करता, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल है, मैं इनको कंट्री काउंट नहीं करता क्योंकि इनकी पॉलिसी नहीं है कोई। अगर किसी की पॉलिसी है तो वो स्वीडन है,
किसी हद तक नीदरलैंड है, जर्मनी है, सही है। अपॉइंटमेंट्स के इशूज तो ज़ाहिर सी बात है रहने हैं जर्मनी के, चूंकि फ्री एजुकेशन है तो किसको नहीं पसंद फ्री में जाके पढ़ना। तो वो जानबूझ के क्रिएट किए गए हैं। अब मुझे ये समझ में आता है कि वो जानबूझ के क्रिएट किए गए हैं ताकि हम कंट्रोल कर सकें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को, क्योंकि डिमांड को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ऐसे ही रहना है। और वो जर्मनी इज फॉर नॉट फॉर एवरीवन, फॉर समवन जिसकी अच्छी प्रोफाइल है, 3.7 CGPA और ऑल दैट स्टफ। स्वीडन वापस आ गया है। स्वीडन वाज अ गुड डेस्टिनेशन, इज अ गुड डेस्टिनेशन एंड विल बी अ गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स अगर उन्होंने वीजे देना शुरू किए। अभी तो ओपन हुई है ना, वैसे भी तो नहीं पता क्या तेवर होंगे, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी, और आइल्स को दोबारा लेके आते कि नहीं आते, क्योंकि प्रीवियसली आइल्स की एग्जाम्शन वहाँ पे होती थी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो उसके तेवर क्या होंगे अभी, इसको इट्स टू अर्ली। अगर 3 साल बाद वापस आए हैं तो दे मस्ट हैव अ प्लान। वो प्लान क्या होता है ये हमें आइडिया होगा। अभी ये 11 अप्रैल को लिस्ट लगी है और ये जाके वाजिया होगा आपका मई जून में जाके। अभी जो ऑटम इनटेक की वीजा हम फाइल करेंगे, आउटकम आएंगे, उसमें आइडिया होगा कि क्या तेवर हैं स्वीडन एम्बेसी के, इंटरव्यूज किस तरह के कर रहे हैं, वीजाज कितने ग्रांट होते हैं, जो कि प्रीवियसली बहुत अच्छी वीजा रेशो थी। लेकिन स्वीडन इज अ गुड डेस्टिनेशन, बजट फ्रेंडली भी है और स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर ऑप्शन इन यूरोप उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन अभी फिल वक्त वीजाज के ऊपर मेरा कमेंट नहीं है, वो मैं बताऊंगा आफ्टर जून कि क्या एक्सपीरियंस है। मेरी आदत नहीं है कि मैं जो है ना वो विदाउट एक्सपीरियंस जो है ना बातें कर दूं। हाँ, अलबत्ता स्वीडन इज अ गुड डेस्टिनेशन। हमने आपको पता ही है कि कितना उसमें रिक्रूटमेंट की है और बच्चों के अच्छे फीडबैक्स हैं। मेरी खुद ख्वाहिश है कि वो जिस तरह स्वीडन पहले था वैसे ही वापस आए तो इट विल बी अ गुड, इट्स अ गुड ऑप्शन। जहाँ तक आयरलैंड की बात है तो आयरलैंड के अगर हम वीज़ा ग्रांट्स देखें तो वो चंद नंबर्स में है, 700-800 नंबर है जिसने ग्रांट किया है एज पर स्टैट जो बता रहा हूँ आपको। तो आयरलैंड को जितना हम देख रहे थे कि बहुत बड़ी डेस्टिनेशन बन जाएगा, उस तरह से नहीं बन पाया, क्योंकि इतना डेवलप नहीं ना है आयरलैंड। सिर्फ 2-3 शहर ये जो डेवलप है, तो और वीज़ा रेशियो भी उस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इस साल भी आयरलैंड की वीज़ा रेशियो तकरीबन पिछले साल वाली ही रहेगी, जो पिछले साल थी। मे भी कम हो जाए, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं जो उन्होंने फुलफिल कर लिए हैं। दूर एरियाज में लोगों ने जाना भी नहीं है। आ जाके लिमरिक है, आ जाके डबलिन है, कॉर्क है, यही 3-4 ऑप्शंस हैं। इससे बाहर बच्चों ने जाना नहीं है और यहाँ पर उनके पास वो कहानी खत्म हो गई है पिछले 2 सालों में। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस बार जो है ना वो नंबर डिक्रीज करेगा आयरलैंड। सर एक कमेंट मुझे चाहिए आपका न्यूजीलैंड के ऊपर। एंजा से आप होके आए हैं, न्यूजीलैंड की भी बहुत इंक्वायरी है, बच्चे बहुत पूछते हैं। बिल्कुल, डिपेंडेंट के साथ भी पूछते हैं कि डिपेंडेंट के साथ बताएं। ऑस्ट्रेलिया का जो हम लोग वैसे बच्चों को बोलते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहें, तो डिपेंडेंट के साथ तो वैसे ही बहुत मसले आते हैं। न्यूजीलैंड का भी डिपेंडेंट के साथ बच्चे पूछते हैं, अपना तो पूछते हैं, डिपेंडेंट के साथ भी पूछते हैं। उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? 154 ग्रांट्स हैं पिछले साल न्यूजीलैंड के पूरे साल में। कितने? 154 में से मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% जो है ना वो रिसर्च के और PhD के केसेस होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बच्चे HEC की स्कॉलरशिप लेके और डिफरेंट स्कॉलरशिप लेके जाते हैं। ठीक है। पीछे आपके पास बचे सिर्फ 70 बच्चे बचे जिन्होंने पूरे साल में वीज़ा सिक्योर किए हैं न्यूजीलैंड के, आउट ऑफ 25 करोड़ की आबादी। सही है। तो आई डोंट परसीव न्यूजीलैंड इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर वही उनकी फुल ईयर की फीस आपने देनी है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, एज उनकी तकरीबन समझ लें कि आप आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया को मिक्स कर लें तो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। सही है। अगर आप ये चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं तो यू कैन टेक अ रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज अनसर्टेनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, इन कनाडा, इन USA। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आप 100% श्योर होकर नहीं कह सकते वीजा लग जाएगा 100%। यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी। और अभी जब मैं ये ऑस्ट्रेलिया में था तो जो कि हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो एंजा थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को मिला के थी। तो न्यूजीलैंड से काफ़ी मुझे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वाले और कॉलेजेस और डिफरेंट रैप्स मिले हैं। तो उनके भी व्यूज़ यही थे कि हम पाकिस्तान को प्राइम मार्केट नहीं देख रहे, इट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। अगर हालात बेहतर हुए तो हम मजीद फोकस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे।
दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। क्वेश्चंस यही थे हमारे पास, हमने सारी कंट्रीज को कवर किया। सर आपकी कंक्लूजन क्या होगी? अब फॉर एग्जांपल इनटेक आ रहा है सितंबर, मेजर इनटेक है ये सारी कंट्रीज के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को वाइल मेकिंग द एप्लीकेशन या चूजिंग द डेस्टिनेशन? उनको क्या जो है वो एक नेसेसरी स्टेप्स जो है वो देखने चाहिए एप्लीकेशन करते वक्त अपने, या कोई भी डेस्टिनेशन चूज करते वक्त? बच्चा आज का जो है ना वो बड़ा वेल रिसर्च्ड है, वेल नॉलेज्ड है, और वो लेकिन हमारा टिकटॉक वाली नॉलेज सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब हाँ के वही वाली है, हाँ वो हमारा नॉलेज। इम्तिहान ले रहा होता है, हमें हाँ पता है कि नहीं हाँ। पता इन चीज़ों का। तो मैं सामने मुझे हंसी भी आती है। बच्चे को पता है मेरा कनाडा होना कि नहीं होना, बच्चे को पता है मेरा यूएसए होना कि नहीं होना, बच्चे को पता है मेरा ऑस्ट्रेलिया होना कि नहीं होना, न्यूजीलैंड होना कि नहीं होना। वो जानबूझ के हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि शायद मुझे यहाँ से जो है ना वो कुछ तसल्ली दे कोई दे, हाँ तसल्ली में, और जो जहाँ तसल्ली से मिल जाए। तसल्ली मिलती है वहाँ पैसे ज़ाया भी करते हैं। फिर बहुत सारे एग्जैक्टली। बच्चे जो है ना वो पैसे ज़ाया भी करते हैं। तो वो जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक समुंदर मिल रहा है नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा स्क्रीन कर लिया करें चीज़ों को ना। एग्जैक्टली। हर बंदे की बात सोशल मीडिया पे आने का मकसद ये नहीं कि वो सच्चाई है या वो बात ठीक कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एवरी वन। बट आई बिलीव कि इस साल की भी जो नंबर वन डेस्टिनेशन है वो यूके ही रहेगी, एज आर स्टैट्स एंड फिगर्स आर सेइंग। अब टैग ना लगाना मेरे ऊपर। सेकंड पे जो है ना वो यूके के बाद इट्स अ टाई बिटवीन, आई बिलीव के स्वीडन भी हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया अगर वापस, वैसे काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया आ गया वापस। 3 मई के बाद मज़ीद चीज़ें जो है ना बेहतर हो सकती हैं। और फिर यूएसए, और उसके बाद टर्की। टर्की जो है ना वो बहुत ग्रो करेगा इस साल। और बाकी जो कनाडा आयरलैंड है ये बस सो ही रहेंगे इस साल भी। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इनसाइट्स, एंड आई होप स्टूडेंट को बहुत, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहा होगा ये। इट वाज ऑल अबाउट टुडे एवरीवन। और आज का कंक्लूजन हमारा यही है कि एक तसल्ली के चक्कर में आप अच्छी एडवाइस को वेस्ट ना करें। दिस इज मरवा यासीन एंड आई एम वर्किंग एज इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर एट द एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अल्लाह हाफिज़।